everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the Law वाला चैनल जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस एंड द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। लास्ट सेगमेंट में स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था और उसमें हमने डील किया था कि किस तरीके से एक पर्सन की अपीयरेंस को कोर्ट कंपेल कर सकता है। वहां पे हमने 4 मोड्स ऑलरेडी पढ़ लिए थे, जिसमें पहले हमने पढ़ा था समन, फिर हमने पढ़ा वारंट, फिर हमने पढ़ा प्रोक्लेमेशन एंड फाइनली अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। और आज के सेगमेंट में हम ये देखेंगे कि जहां चैप्टर नंबर 6 में एक पर्सन की अपीयरेंस को हम कोर्ट में कंपेल कर रहे थे, क्या कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज प्रस्तुत करने के लिए भी कोर्ट किसी को कंपेल कर सकता है या नहीं, और क्या उस पर्सन को पर्सनली ही अपीयर होना पड़ेगा या वो डॉक्यूमेंट या वो थिंग किसी के तहत या किसी के साथ भिजवा सकता है। ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अक्सर स्टूडेंट्स इस सेगमेंट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स आएंगे। स्पेसिफिकली मिनी हेबियस कॉर्पस हो गया या रिस्टोरेशन ऑफ द अबडक्टेड फीमेल्स हो गया, जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो इस सेगमेंट को आज अच्छे से डील करेंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि हम इस सेगमेंट के नोट्स भी अच्छे से बनाते रहें। आई होप कि आप सेशन के रेगुलर बेसिस पे नोट्स बना रहे हैं। मेक श्योर करें कि आप बल्क में या फिर बैकलॉग इकट्ठा ना कर लें, चाहे वो सीआरपीसी ही नहीं, सारे ही सब्जेक्ट्स क्यों ना हो। आपको पता है कि लॉ फाउंडेशन बैच में 3 सब्जेक्ट्स कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, सीपीसी, आईपीसी एंड सीआरपीसी। मेक श्योर कि आप रेगुलर बेसिस पे उन्हें पढ़ रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं। यस, सो आज हम क्या क्या डील करने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज हम डील करने वाले हैं समन टू प्रोड्यूस। अपीयर नहीं लिखा है स्टूडेंट, क्या है? प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब आपको कुछ थिंग या डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ेगा, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, दस्तावेज को कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सर्च वारंट। हमने क्या पढ़ा था पहले कि वारंट सर्च वारंट जारी किया जा सकता है किसी पर्सन को सर्च करने के लिए, उसकी बॉडी को भी सर्च किया जा सकता है। हमने सर्च के भी प्रोविजंस पढ़े हैं। तलाशी ली जा सकती है, कोई प्लेस को सर्च किया जा सकता है, किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो हम उसको सर्च कर सकते हैं। अब हम सर्च वारंट जारी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें कोई चीज या कोई डॉक्यूमेंट को ढूंढना है जो हमें लग रहा है कि पर्टिकुलर प्लेस पे हो सकती है। ओके, देन जनरल प्रोविजंस पढ़ेंगे हम सर्च की, स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 100 को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एंड मिसलेनियस पढ़ेंगे, दैट इज रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स हो गए हैं, मैजिस्ट्रेट के कुछ पावर्स हो चुके हैं एंड एवरी सच थिंग। तो आज की हमारी जर्नी स्टार्ट होगी सेक्शन नंबर 91 से लेके 105 तक। तो इस पूरे चैप्टर का स्पेसिफिकली दैट इज टू से चैप्टर नंबर 7 का स्टूडेंट्स चार्ट कैसा बना होना चाहिए? चैप्टर नंबर 7 का चार्ट कुछ इस तरीके से बना होना चाहिए, जहां पे आपको पूरे चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट होगा समन टू प्रोड्यूस। यहां पे 2 सेक्शन ही समन की बात करते हैं, सेक्शन नंबर 91 एंड सेक्शन नंबर 92। फिर हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज सर्च वारंट। वारंट कब इशू किया जाएगा, जनरल रूल्स हमें सेक्शन नंबर 93 में दे रखे हैं। फिर हम पढ़ेंगे 94, 95, 96, 97 एंड 98। इसको मैं बाद में आपको बताऊंगी। पहले थर्ड पोर्शन हम देखेंगे जनरल प्रोविजन सर्च के। हालांकि जनरल प्रोविजंस मैम पहले देने होते चाहिए थे, है ना, पहले दिए हुए होने चाहिए थे। ठीक है, फंबल हो गई थोड़ा सा, लेकिन अब यहाँ पे पहले नहीं दिए गए तो क्या कर सकते हैं? हमारी ड्यूटी है कि हम इनको रीअसेंबल करें और अच्छे से समझें। ओके, तो जनरल प्रोविजंस है हमारे पास, 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जिसमें हमको फोकस करना है। एंड फोर्थ इज मिसलेनियस पार्ट, जिसमें हमें कोर्ट के और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पावर्स देखने हैं, पुलिस ऑफिसर के भी पावर्स देखेंगे और कुछ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स का सिंपल मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हमें आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन समन पेश करना है। जिस तरीके से हम समन या वारंट आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन सर्व कर रहे थे, वैसे ही हमें देखना है कि अगर आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन कोई पर्सन रह रहा है तो उससे हम कैसे कोई चीज का प्रोडक्शन या उस चीज को कोर्ट में हाजिर करवाने के लिए उस पर्सन को कंपेल कैसे कर सकते हैं। ओके, सेक्शन नंबर 91 और 92। सेक्शन नंबर 91 में आप कोई भी साधारण सी चीज या साधारण सा डॉक्यूमेंट किसी भी पर्सन को बोल रहे हो कि भैया कोर्ट में पेश कर दीजिए। 92 में बेसिकली हम ऐसे डॉक्यूमेंट, पार्सल या थिंग की बात कर रहे हैं जो कि पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास है। कहां है? पोस्टल या फिर टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास है। तो 92 एक्सक्लूसिवली उससे डील करता है। सर्च वारंट मैंने बोला जनरल रूल आपको 93 में दे रखा है। फिर हम बोलेंगे कि हम सर्च किन चीजों की कर सकते हैं। तो 93 से स्टूडेंट्स कि हम कोई प्लेस की सर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि वहां पे ऐसी कोई सस्पेक्टेड चीज है, कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो उस चीज के लिए हम किसी प्लेस को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पड़ोस में लग रहा है कि ऐसा कुछ ऑब्सीन मटेरियल है, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है, या फिर यहाँ पे चोरों ने कोई चीज चुरा के इकट्ठी कर रखी, तो सेक्शन नंबर 94 में उसके लिए क्या किया जा सकता है? सर्च किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 95 सेज सर्च ऑफ न्यूज़पेपर, बुक्स और डॉक्यूमेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने 4 फीट कर दिए।
कि ये चीज सर्कुलेट नहीं करेगी, बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि कहीं पर ये चीज है, तो सेक्शन नंबर 95 अप्लाई हो जाएगा। और सेक्शन नंबर 95 में अगर कोई ऑर्डर पारित हुआ है, उस ऑर्डर को सेट असाइड करने की अपील या एप्लीकेशन कहां फाइल होने वाली है? सेक्शन नंबर 96 में। और किसको फाइल करेंगे हम ये अपील? दैट इज टू से हाई कोर्ट के सामने हम ऐसी एप्लीकेशन लगाना है। इट्स नॉट अपील, इट्स एप्लीकेशन। ओके, सेक्शन नंबर 97 में बोला कि हो सकता है कि कोई प्लेस में किसी पर्सन को रॉन्गफुली डिटेन कर लिया है, किसी पर्सन को बंदी बना के रखा हुआ और हमको पता है कि हाँ शायद वहां पे वो पर्सन हो सकता है, तो वहां पढ़ेंगे 97, जब उस जगह की तलाशी ली जा सकती है, उस जगह को सर्च करने के लिए वारंट जारी किया जा सकता है। देन वी विल रीड सेक्शन नंबर 98। अगर किसी विमेन को अबडक्ट करके किसी प्लेस पे डिटेन कर रखा है, तो उस विमेन का रिस्टोरेशन कहाँ करना पड़ेगा? उस विमेन को रिस्टोर कहाँ करोगे? उसके पेरेंट्स के पास, गार्डियंस के पास, या फिर उसके हस्बैंड के पास। क्लियर? जनरल प्रोविजंस में सेक्शन 99 में हम पढ़ेंगे कि ये सेक्शन जब हम बात कर रहे हैं सर्च की या फिर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कोई चीजों की, तो कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस है स्टूडेंट जो कि हमारे स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि वारंट से रिलेटेड जो सेक्शंस है वो उन्होंने बोला है कि यहां पर भी अप्लाई होंगे। अगर कोई पर्सन क्लोज्ड प्लेस में क्या है, डिटेन्ड है, कोई क्लोज प्लेस में डिटेन्ड है, तो हम उस प्लेस को कैसे एंटर कर सकते हैं वो यहां पढ़ने वाले हैं। एंड सेक्शन नंबर 101 कि अगर कोई बियॉन्ड लोकल ज्यूरिसडिक्शन हमें चीज मिली है, तो उस चीज को डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे, इसका डिस्पोजल कैसे होने वाला है। मिसलेनियस में हम पढ़ेंगे पावर, किसका पावर पढ़ेंगे? पुलिस ऑफिसर का पावर पढ़ेंगे। सेक्शन 103 में हम पढ़ेंगे कि मैजिस्ट्रेट ऐसा डायरेक्शन दे सकता है कि कोई पर्टिकुलर चीज या कोई पर्टिकुलर जगह मेरे डायरेक्शन में या मेरे प्रेजेंस में सर्च हो। 104 में हम कोर्ट के पावर पढ़ेंगे, जहां पे कोई डॉक्यूमेंट या कोई थिंग जो उनके सामने प्रोड्यूस हुई है उसको इंपाउंड किया जा सकता है। 105 में हम रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज समन टू प्रोड्यूस। किसी को हम समन भेज सकते हैं, मुझे कोर्ट समन भेज सकता है कि मैम आपके पास में ये कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, प्लीज हमारे सामने पेश कीजिए। सो सेक्शन नंबर 91 क्या बात करता है स्टूडेंट्स? समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग। यहां पे समन हम सेंड करते हैं स्टूडेंट्स, क्या करते हैं? सेंड करते हैं। तो यहां पे समन सेंड कौन कर सकता है? कोर्ट कर सकता है, या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन भी कर सकता है। किसको करेगा? जो भी पर्सन हमें लग रहा है कि उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या चीज के पोजेशन में है या उस डॉक्यूमेंट का पावर होल्ड करता है, वो डॉक्यूमेंट रखने का उसको पावर है। कैसे करेंगे? हमेशा रिटन ऑर्डर होगा। हाउ? ऑलवेज अ रिटन ऑर्डर। किस पर्पस के लिए? पर्पस हमें समझना पड़ेगा कि क्या पर्पस है ऐसे चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। ये इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए हेल्पफुल है। किसके लिए है? इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के लिए हेल्पफुल हो सकती है, इसलिए हम कोई डॉक्यूमेंट या थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए पर्सन को ऐसा रिटन ऑर्डर दे सकते हैं। एंड मान लीजिए इफ ही इज रिक्वायर्ड मियरली टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट या थिंग, उस पर्सन को हम बोल रहे हैं कि भैया तुम्हें सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट या थिंग को प्रोड्यूस करना है, तुम्हें खुद को आने की जरूरत नहीं है, देन ही कैन कॉज द डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी प्रोड्यूस्ड विदाउट पर्सनल अटेंडेंस। बिना पर्सनल अटेंडेंस के भी वो क्या कर सकता है? उस डॉक्यूमेंट या थिंग को भेज सकता है, किसी और के हाथों भिजवा सकता है। मुझे अगर कोर्ट बोल रहा है कि मैम आपको सिर्फ ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है और सिर्फ डॉक्यूमेंट की जरूरत है, आपकी तो जरूरत भी नहीं है, तो मुझे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, मैं अपने वकील के साथ या अपने फ्रेंड के साथ भी वो चीज को भिजवा सकती हूं। इंपॉर्टेंट थिंग, सेक्शन नंबर 91 कहां अप्लाई नहीं होता है? सेक्शन नंबर 91 डज नॉट अप्लाई टू सेक्शन 123 एंड 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। कुछ प्रिविलेज कम्युनिकेशंस की हम बात करते हैं, कुछ प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस की बात करते हैं, स्टेट अफेयर्स की हम वहां पे बात करते हैं। ऐसे 123 और 124 ऑफ सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट के उस पे क्या नहीं होता है? सेक्शन नंबर 91 अप्लाई नहीं होता है। बैंकर्स बुक एंड एविडेंस एक्ट पर भी सेक्शन 91 अप्लाई नहीं होता। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी लेटर, कोई भी पोस्ट कार्ड, कोई भी टेलीग्राम या फिर कोई भी पार्सल, थिंग या डॉक्यूमेंट जो कि पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी में के पास में है, उनकी कस्टडी में है, उस पर सेक्शन नंबर 91 अप्लाई नहीं होता। क्यों अप्लाई नहीं होता मैम? क्योंकि उसके लिए हमने अलग से सेक्शन दे दिया ना, 92। कोई भी कोर्ट या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के कब्जे में ऐसी कोई चीज है, उनको ऑर्डर नहीं दे सकता कि आप ये चीज को प्रोड्यूस कीजिए। तो उसके लिए कौन ऑर्डर दे सकता है? उसके लिए कौन ऑर्डर दे सकता है? तो उसके लिए हमारे पास है क्या स्टूडेंट? सेक्शन नंबर 92। सेक्शन नंबर 92 में हमने बोला समन रिक्वेजिशन कर रहे हैं। रिक्वेजिशन का मतलब क्या होता है? रिक्वेजिशन का मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं, पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करते हैं फॉर व्हाट? टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, पार्सल
और अ थिंग विच इज इन कस्टडी ऑफ अ पोस्टल और अ टेलीग्राफ अथॉरिटी। तो सबसे पहले समझना है कि ऐसा ऑर्डर या ऐसा रिक्वेजिशन भेज कौन सकता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। किसको भेजेंगे? पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी को भेजेंगे। क्या पर्पस के लिए भेजेंगे? सेम पर्पस है मैम, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल के लिए। बराबर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अब हमने बोला कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सीजेएम या कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकते हैं? ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग इस चीज को रिक्वायर कर सकते हैं, इसका रिक्वेजिशन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये डॉक्यूमेंट या अगर ये पार्सल या अगर ये थिंग रिक्वायर्ड है, किसके द्वारा? इट इज रिक्वायर्ड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कमिश्नर ऑफ पुलिस या डीएसपी। अगर इनको ऐसे डॉक्यूमेंट या थिंग की रिक्वायरमेंट है तो ये क्या कर सकते हैं? ये पहले उस थिंग को अपने पास डिटेन कर सकते हैं। They can ask the authority to cause the search and detain such document, parcel and thing। तो ये पहले उस चीज की सर्च करवा सकते हैं एंड उस चीज को अपने पास डिटेन करके रख सकते हैं। इवन इफ अभी यहां से ये ऑर्डर कैसा है? पेंडिंग है। जब तक डीएम, सीजेएम, कोर्ट ऑफ सेशन एंड हाई कोर्ट ने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया, ऑर्डर पेंडिंग है ना, उससे पहले अगर इनमें से किसी को भी ऐसे डॉक्यूमेंट या पार्सल या थिंग की रिक्वायरमेंट है तो अथॉरिटीज को बोल सकता है सर्च करके हमारे पास भेजिए एंड दे कैन डिटेन इट, तब तक जब तक कि इनके पास का ऑर्डर पेंडिंग है। जैसे इनके पास का ऑर्डर आएगा ये क्या करेंगे? डायरेक्टली इनको भेज देंगे। इज इट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 92, किस तरीके से हम किसी चीज का या डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस या कह सकते हैं प्रोडक्शन कोर्ट में कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट सर्च वारंट। सर्च वारंट का मतलब क्या है? हम कुछ सर्च कर रहे हैं, कोई चीज को सर्च कर रहे हैं। कोर्ट ने मुझे बोला मैम ये चीज प्रस्तुत कर दीजिए, मैंने नहीं किया। मैंने अगर नहीं किया तो कोर्ट क्या करेगा? सर्च वारंट जारी करेगा, भेजेगा किसी को मेरे घर पे कि मैम के घर से ये डॉक्यूमेंट उठा के लेके आइए। तो सेक्शन नंबर 93 ने स्टूडेंट्स जनरल रूल्स दिए हैं कैसे एक सर्च वारंट का एग्जीक्यूशन होगा। पहले हमें ये देखना है स्टूडेंट्स कि 93 में सर्च वारंट इशू कब किया जाएगा। सो क्लॉज ए कहता है, पॉइंट ए कहता है, जब कोर्ट को ऐसा रीजन है, कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव कि जिस पर्सन को हमने सेंड किया था समन अंडर सेक्शन नंबर 91 एंड 92 में जिन अथॉरिटीज को हमने रिक्वेजिशन भेजा कि भैया ये डॉक्यूमेंट या चीज हमारे सामने प्रोड्यूस कर दो, they will not produce the document। जब court has reason to believe that they will not produce the document as to requisition by the summon, उसके बाद भी अगर वो नहीं भेज सकते हैं या भेज पाएंगे या नहीं भेजेंगे तो यहां पे कोर्ट क्या कर सकता है? सर्च वारंट इशू कर देगा। ये देखो, ये सर्च वारंट क्या कर देगा? इशू कर देगा। सेकंड पॉइंट, इफ कोर्ट, व्हेन कोर्ट डू नॉट नो इन हुज पोजीशन द डॉक्यूमेंट और थिंग इज, जब कोर्ट को पता ही नहीं है कि मेरे पोजीशन में है या स्टूडेंट्स के पोजीशन में या मेरे पड़ोसियों के पोजीशन में कोई चीज है, तो कोर्ट सबको थोड़ी ना यहाँ पे समन भेज सकता है। कोर्ट क्या करेगा? सर्च वारंट जारी कर देगा, ऑफिसर को या किसी पर्सन को देगा और बोलेगा आप सब जगह सर्च करके आइए। ओके। पॉइंट नंबर 3, कोर्ट बिलीव्स कि इंक्वायरी और ट्रायल इससे सर्व की जाएगी। अगर कोई इंस्पेक्शन या सर्च हम किसी प्लेस का करते हैं तो उससे हमारी इंक्वायरी या ट्रायल में हेल्प होगी, सहायता होगी, तो यहाँ पे सर्च की जा सकती है। एंड इस चीज के लिए कोर्ट क्या करेगा? सर्च वारंट इशू करेगा। किसको करेगा? टू पर्सन, किसी भी पर्सन को यहाँ पे किया जा सकता है। एंड दिस पर्सन विल सर्च अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 100, क्योंकि वो उस प्लेस में जाएंगे ना तो सेक्शन नंबर 100 को हमें कंप्लाई करना पड़ेगा। कोर्ट अपने इस वारंट में ये स्पेसिफाई कर सकते हैं, कोर्ट इस वारंट में क्या स्पेसिफाई कर सकते हैं? पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट टू बी सर्च्ड, पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट ऑफ द प्लेस टू बी सर्च, कि इन जगह पे आपको जाना है। इन केस of warrant is for the search of postal or telegram authority, it will be issued only by DM or CJM। ये तो चलो हमने नॉर्मल कोई प्लेस को सर्च करने के लिए बोल दिया, लेकिन पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी को सर्च के वहां जाके हमें सर्च करनी है, ऑफिस वहां जाके सर्च करना है, तो ऐसा सर्च वारंट कौन इशू करेगा स्टूडेंट्स? इट विल बी इशूड बाय डीएम और सीजेएम। कौन इशू करेगा? डीएम या सीजेएम इशू करने वाले हैं। सो दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर 93। अब हमें ये देखना है स्टूडेंट्स कि सर्च किन चीजों के लिए की जा सकती है। पहले हमने बोला कि सर्च होगा कैसे, अब हम बोल रहे हैं कि सर्च किन चीजों के लिए किया जा सकता है। तो सेक्शन नंबर 94 कहता है कि हम किसी प्लेस को सर्च कर रहे हैं क्योंकि ऐसा
ऐसा सस्पिशन है हमको, और द प्लेस इज सस्पेक्टेड टू कंटेन सर्टन मटेरियल्स। अब वो सर्टन मटेरियल्स में क्या हो सकता है कि हमें वहां कुछ सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है, कोई स्टोलन प्रॉपर्टी है, वो वहां पे क्या है मौजूद है, ऐसी हमको आशंका है, ऐसी हमको सस्पिशन है, तो उस प्लेस को हम सर्च कर सकते हैं। उसके लिए सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 93 में सर्च वारंट इशू होता है, दिमाग में छाप लेना, सेक्शन नंबर 93 मींस सर्च वारंट जारी हो रहा है। 91 92 में हम समन जारी कर रहे हैं। अब तीन सेक्शंस आपको ध्यान रखने हैं, 94 95 एंड 96। ये हमें एक्चुअली कारण बताते हैं कि फॉर व्हाट पर्पस हम सर्च कर सकते हैं। तो 94 बोलता है कोई प्लेस पे हमको लग रहा है कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी है, उसके लिए सर्च कर सकते हैं। और सेल, डिपॉजिट और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल। ये ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल की डेफिनेशन यहां दे रखी है, अच्छे से याद करके जानिए। आपको ये डेफिनेशन एग्जाम से पहले पता होना चाहिए कौन सा मटेरियल ऑब्जेक्शनेबल है या कौन सा ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। पता है कि यहाँ पे ऐसी कोई पॉर्न वीडियोस या फिर ऐसी कुछ सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, हार्ड डिस्क है, तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको यहाँ पे कोर्ट फोरफीट करने के लिए बोल सकता है। अब यहाँ पे ऐसा ऑर्डर, ऐसा सर्च वारंट जारी कौन करेगा, डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ध्यान रखनी है सारे अथॉरिटीज का नाम, डीएम, एसडीएम और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऐसा सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। कब करेंगे, जब उनको ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव होगी मैम के एरिया में या फिर ऐसा ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा सस्पेक्टेड मटेरियल है। सर्च अथॉरिटी 2, अब ये सर्च किसको ऑथराइज किसको किया जाएगा, ऐसा सर्च करने के लिए ऑथराइज किसको किया जाएगा, एनी पुलिस ऑफिसर हु इज अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। कांस्टेबल की रैंक के अबव कोई भी पुलिस ऑफिसर है, हम उसको ऐसी अथॉरिटी दे सकते हैं कि इन इन चीजों के लिए जाके फलानी जगह को आपको सर्च करना है। अब इससे पावर क्या मिलेगी, वो किसी भी प्लेस में एंटर कर सकते हैं, वो उस प्लेस को जाके सर्च कर सकते हैं, वो उस चीज को जो वहां मिली है उसका पोजीशन ले सकते हैं, टू कन्वे द प्रॉपर्टी टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के पास वो प्रॉपर्टी लेके आएंगे, और टू टेक द कस्टडी, खुद से उस चीज की क्या कर सकते हैं, कस्टडी ले सकते हैं और उस चीज को मजिस्ट्रेट तक पहुंचा सकते हैं। एवरी पर्सन फाउंड देयर, अगर कोई पर्सन भी वहां मिला है तो उसको भी उठा के लेके आओ मजिस्ट्रेट के सामने। क्लियर। अब हमें समझना है कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल क्या होता है स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल की डेफिनेशन या उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, इट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 84। क्लियर। यहां बोला गया है कोई भी काउंटरफीट कॉइन हुए, कोई भी पीस ऑफ मेटल हुआ है जो कि कॉन्ट्ररी है टू द मेटल टोकन एक्ट, कोई भी काउंटरफीट करेंसी नोट्स है, कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट है या कोई फॉल्स सील है या ऑब्सीन ऑब्जेक्ट है एज पर योर सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। काउंटरफीट कॉइन है, कोई पीस है, कैसा, कोई पीस है ऑफ मेटल विच इज कॉन्ट्ररी टू मेटल टोकन एक्ट। तो ये सारी डेफिनेशन आप अच्छे से याद करेंगे और अपने नोट्स में जरूर मेंशन करेंगे। इवन दो इफ आई हैवंट मेंशन ओवर इट हियर, इट इज योर ड्यूटी डेफिनेटली कि जो मैं चीज इंपॉर्टेंट बता रही हूँ स्टूडेंट्स उसे जरूर अपने नोट्स में मार्क कर लेना। ठीक है, क्लियर है। पूछा जा सकता है इंटरव्यू में ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स क्या होते हैं। Is it just what is given under 292 of IPC? No, the term is more broader if we go as per your section number 94. When it comes to section number 95, तो हमें ये देखना है कि यहाँ सर्च वारंट क्यों दिया जा रहा है, because we have to search any newspaper और book और document जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर कर दिया है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने फोरफीट कर दिया है कि भैया अब ये क्या है, जहां भी मिल जाए आप इसको फोरफीट कर सकते हैं। इसका बैन कर दिया है कि ऐसा न्यूज़पेपर, बुक या डॉक्यूमेंट क्या नहीं होगा, सर्कुलेट नहीं होने वाला है। Why? क्यों ऐसा डिक्लेरेशन किया है? Because it contains the matter whose publication is punishable under 124A of CR IPC, sedition वगैरह के मैटर्स हैं, 154A, 154B, 292 of IPC, 293, 295A of IPC। इन सेक्शंस के अंतर्गत अगर कोई भी मैटर है ऐसे बुक, न्यूज़पेपर या डॉक्यूमेंट में जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, फोरफीट कर दिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऐसे मटेरियल को सीज करने के लिए वो पुलिस ऑफिसर को पावर दे सकती है। पुलिस ऑफिसर को क्या कर सकती है, पावर दे सकती है कि पुलिस ऑफिसर आप ऐसे मटेरियल को सीज करेंगे। और मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, मैजिस्ट्रेट यहाँ पे सर्च वारंट इशू करेंगे ऑथराइजिंग द पुलिस ऑफिसर, कैसे पुलिस ऑफिसर को, हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई,
जो एसआई के रैंक के बिलो नहीं, या जो मैं कह सकती हूँ या तो एसआई है या फिर एसआई की रैंक से अबव है, ऐसे पर्सन को बोल सकते हैं, वो सर्च वारंट दे सकते हैं कि जाके ऐसे प्रीमाइसेस को सर्च कीजिए जहां पे न्यूज़पेपर, बुक या डॉक्यूमेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने फोरफीट करने की इजाजत दी है या उसका बैन डिक्लेयर किया है, ऐसी चीज को जाके आप अपने कब्जे में लेके आइए। मान लो किसी के पास से ऐसी बुक मिल गई, न्यूज़पेपर मिल गया, डॉक्यूमेंट मिल गया, अब ये पर्सन जो ये चीज फोरफीट कर ली गई है, तो अब यहां पे ये पर्सन एप्लीकेशन कहां डालेगा? तो ऐसा कोई भी पर्सन जिसका इस न्यूज़पेपर, बुक या डॉक्यूमेंट में इंटरेस्ट है, लेकिन इस चीज को क्या कर लिया गया, फोरफीट कर लिया गया है क्योंकि सर्च वारंट जारी हुआ था, तो वो एप्लीकेशन कहां देगा? हाई कोर्ट में देगा। तो सेक्शन नंबर 95 हैज टू बी ऑलवेज रेड विद सेक्शन नंबर 96। किसके साथ पढ़ेंगे हम हमेशा? सेक्शन नंबर 96 के साथ पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 96 में हमें दे रखा है कि हम एप्लीकेशन दे सकते हैं हाई कोर्ट में कि साहब जो 95 में हमारे मटेरियल को उठा के लेके गए थे, वो जो ऑर्डर पारित हुआ है, आप प्लीज उसे क्या कर दीजिए? सेट असाइड कर दीजिए। आप उसे सेट असाइड कर दीजिए। तो कौन पर्सन यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करने वाला? एनी पर्सन हु इज हैविंग इंटरेस्ट। कितने टाइम में? विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ एनी ऑफिशियल गैजेट एज टू द फॉरफीचर। जिस दिन आपका ऐसा पब्लिकेशन को फोरफीट करने का ऑर्डर आया है, उसके 2 महीने के अंदर अंदर हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसी एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी जो कि सेट असाइड, जिससे कि हम सेट असाइड करवा सकते हैं ऐसा कुछ भी मटेरियल जो कि सीज हुआ है। देखो, इट इज रिटन, सबसेक्शन 1 पढ़ रही हूं, any person having any interest in the newspaper, book or other document in respect of which declaration of forfeiture has been made under section number 95 may within 2 months from the date of publication in the official gazette of such declaration apply to high court to set aside such declaration on the ground that the newspaper, book or document did not contain any such matter, जो कि आपने 95(1) में रेफर किया है कि भाई हमारे मटेरियल में ऐसा कुछ भी ऑब्सीन है नहीं, ऐसे कुछ भी आईपीसी वाले ऑफेंसेस कुछ नहीं हो रहे हैं हमारी बुक में या डॉक्यूमेंट में या न्यूज़पेपर में। क्लियर है? अब सबसे बड़ा सवाल प्री में आता है, हम इग्नोर कर देते हैं। ये जो एप्लीकेशन हमने सेक्शन नंबर 96 में लगाई है, ये कितने लोग सुनेंगे? तो सेक्शन नंबर 96 ये कहता है, अगर क्या है हमारा, अगर हमारा हाईकोर्ट ऐसा है जहां पर की स्पेशल बेंच है, जहां पर 3 या 3 से ज्यादा जजेस हैं, तो फिर कम से कम स्पेशल बेंच ऑफ 3 जजेस, स्पेशल बेंच ऑफ 3 जजेस इस मैटर को सुनने वाले हैं। एंड अगर वहां से 3 से कम जजेस हैं, लेस देन 3 जजेस है, देन द मैटर विल बी हर्ड बाय द स्पेशल बेंच ऑफ ऑल 3 जजेस। ऑल 3 जजेस विल हियर द मैटर। क्लियर है ये चीज? एंड यहां पर किसका ओपिनियन प्रिवेल करेगा? ऑब्वियस सी बात है, यहां पे मेजॉरिटी का ओपिनियन प्रिवेल करने वाला है। क्लियर है? सेक्शन नंबर 96 जो कि बात करता है मिनी हेबियस कॉर्पस की। मिनी हेबियस कॉर्पस मतलब यहां पर किसके पास पावर है कि वो ऐसा ऑर्डर इशू कर सकते हैं किसी पर्सन को बोल के, कि किसी पर्सन को बोलने के लिए कि भाई आप जाके इस पर्टिकुलर प्लेस को सर्च कीजिए, बिकॉज हमें ऐसा रीजन टू बिलीव है, हम ऐसा मानते हैं कि कोई पर्सन कन्फाइंड है ऐसी सिचुएशन में जो कि ऑफेंस को अमाउंट करती है। देन ऐसा सर्च वारंट कौन इशू कर सकता है? डीएम कर सकता है, एसडीएम कर सकता है, या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर इशू कर सकते हैं। दिस इज सेड टू बी दी मिनी हेबियस कॉर्पस। अगर उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हाँ कोई पर्सन वहां पे कहीं पर डिटेन्ड है। क्लियर है? तो सर्च वारंट जारी किया जाएगा कि आप जाके वहां पे क्या कीजिए? सर्च कीजिए। सेक्शन नंबर 98 बोला है रिस्टोर अबडक्टेड फीमेल। कोई अगर फीमेल को अबडक्ट करके किसी प्लेस पर डिटेन किया गया है, तो ये पावर है कि डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, देखो सारे ही सेक्शंस में इन तीनों को ही पावर है। 94, 97, 98 किसको पावर है? जब हम सर्च की बात करते हैं, कौन सर्च के लिए वारंट इशू कर सकता है? 94, 97 एंड 98 डीएम, एसडीएम एंड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही यहाँ पे ऐसा ऑर्डर निकाल सकता है। कब निकाल सकते हैं? जब उनके पास ऐसी कोई कंप्लेन आए, कंप्लेन हैज बीन मेड ऑन ओथ कि कोई विमेन या फीमेल जो कि 18 ईयर से बिलो है, उसको क्या कर रखा है? उसको कहीं पर अनलॉफुली डिटेन कर रखा है या उसका अबडक्शन कर रखा है। हमने अबडक्शन, किडनैपिंग आप आईपीसी में पढ़ते हैं, वो ऑफेंस, दैट इज अबडक्शन का ऑफेंस किसी फीमेल के अगेंस्ट हुआ और उसको यहाँ पे हो सकता है डिटेन करके रखा हुआ है।
तो जैसे ही वो कोई फीमेल मिलती है, जैसे ही कोई वो फीमेल मिलती है, उसको रिस्टोर करेंगे हम कहाँ, मतलब उसकी लिबर्टी, या उस फीमेल को किसके पास भेजेंगे, वी विल रिलीज हर ऑन टू हर लिबर्टी, मतलब उसको खुद को फ्रीडम दे देंगे अब वो, अगर वो 18 अबव है। लेकिन अगर वो 18 बिलो है स्टूडेंट्स, तो हम उसके हस्बैंड को, पेरेंट्स को या गार्डियंस को उसकी कस्टडी दे देंगे, उनको वो फीमेल सौंप देंगे। दिस इज योर सेक्शन नंबर 98। तो आई होप ये सर्च वाला सेगमेंट आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू जनरल प्रोविजंस। जनरल प्रोविजंस पे अच्छे से ध्यान देना है, स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 100 पे बहुत अच्छे से आप सभी को ध्यान देना होगा, ठीक है। अब देखो सेक्शन नंबर 100 क्या कहता है, उससे पहले 99 पढ़ेंगे। 99 आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होंगे जहां हम सोचेंगे कि ये चैप्टर तो आधी अधूरी बात कर रहा है मैम, तो कुछ हमारे डाउट्स कहां से सॉल्व होंगे। तो इसके लिए सिंपल सा 99 ने काम इजी कर दिया और बोला कि लिसन स्टूडेंट्स, सेक्शन नंबर 38, सेक्शन नंबर 70, सेक्शन नंबर 74, 72, 77, 78, 79, ये कौन सा सेक्शन है, वारंट वाले सेक्शंस हैं। वारंट वाले सेक्शंस है, दैट इज वारंट कैसे इशू किया जाएगा, कितने ड्यूरेशन के लिए रहेगा, आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन करना है तो कैसे होने वाला है, किसको हम वारंट जो है डायरेक्ट कर सकते हैं, सारे वो सेक्शंस है जो कि हमने लास्ट टू लास्ट सेगमेंट में पढ़े थे, लास्ट टू लास्ट एपिसोड में पढ़ा था हमने। तो एप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज सेक्शंस will be on which section, 93, 94, 95 and 97। क्लियर है सबको। तो 93, 94, 95 एंड 97 पे ये सारे सेक्शंस एज इट इज अप्लाई होंगे। सर्च वारंट के वक्त जब भी ऐसा वारंट इशू किया जा रहा है तो ये सारे सेक्शंस जो कि हमने कहां पढ़े थे, चैप्टर नंबर 5 में पढ़े थे, वो एज इट इज यहां पे अप्लाई हो जाएंगे। सेक्शन नंबर 100 ये कहता है, व्हेन अ पर्सन इज इन चार्ज ऑफ अ क्लोज प्लेस टू अलाउ द सर्च, मतलब हम कोई ऐसी जगह सर्च कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो कि क्लोज प्लेस है। मान लो कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, कोई बड़ी सी शॉप है, क्लोज प्लेस है, आप हर कोई वहां एंटर नहीं कर सकता ना, तो उसके इंचार्ज को बोला गया है दैट यू हैव टू अलाउ द सर्च, आपको हमें सर्च करने के लिए अलाउ करना पड़ेगा। आप किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो वो पर्टिकुलर प्लेस सर्च करने से। क्या मैं इस सेक्शन को रीड कर सकती हूँ 47 के साथ। सेक्शन नंबर 47 भी हमने पढ़ा था अरेस्ट के मामले में, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय अ पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। अगर हमको लग रहा है कोई पर्टिकुलर प्लेस ऐसे पर्सन ने एंटर किया है जहां पर हमें पता है कि उस पर्सन ने एंटर किया है जिसको हमें अरेस्ट करना है, तो हमने क्या कुछ प्रोविजंस मेंशन कर रखे हैं कि उस प्लेस का ओनर या उस प्लेस का ऑक्यूपायर क्या करेगा, हमें अलाउ करेगा उस प्लेस को एंटर करने के लिए। ऐसे नहीं दरवाजा बंद कर देगा, तुम कौन हो भाई, तुम नहीं आ सकते, ऐसा नहीं करना है। अगर हमारे घर में भी पुलिस आती है कोई प्लेस को सर्च करने के लिए, सर्च वारंट है उनके पास, वी हैव टू अलाउ देम। पर्सन इन चार्ज मतलब या तो वहां का ओनर हो सकता है या ऑक्यूपायर हो सकता है। तो देखो सिचुएशन पहली है कि कब हम सर्च कर सकते हैं, ये सेक्शन कहां अप्लाई होता है, जो प्लेस क्लोज्ड है। कैसी प्लेस है, प्लेस इज क्लोज्ड। और ये पर्सन अलाउ कब करेगा, डिमांड, हमें डिमांड करना पड़ेगा। किस चीज की डिमांड करनी है हमें, ऑफिसर ये डिमांड करेगा कि प्लीज आप हमें अलाउ कीजिए। अलाउ फॉर व्हाट, अलाउ हिम फॉर फ्री इनग्रेस। इनग्रेस का मतलब क्या, अंदर जाने के लिए हमें अलाउ कीजिए। आउटग्रेस मतलब वापस बाहर आने के लिए अलाउ कीजिए, ठीक है। और कब, इफ सच पर्सन इज कंसीलिंग द आइटम सर्च दैट पर्सन। अगर जो पर्सन उस प्लेस का इंचार्ज है, अगर वो ही कोई उस चीज को छुपा रहा है तो हम उस पर्सन को भी सर्च कर सकते हैं, मतलब उस पर्सन की भी तलाशी ले सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन है जो हमें फुलफिल करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स इस सेक्शन में सर्च करने से पहले। वो कंडीशन कौन सी है, बिफोर सर्च जो भी ऑफिसर वहां सर्च कर रहा है, ही नीड टू कॉल, किनको कॉल करेगा पहले, 2 और मोर इंडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्टेबल पर्संस ऑफ लोकेलिटी। जो हमारे लोकेलिटी के इंडिपेंडेंट और रिस्पेक्टेबल मेंबर्स हैं, 2 या 2 से ज्यादा, उनको बुलाएंगे हम। उनको बुलाएंगे किस चीज के लिए बुलाएंगे स्टूडेंट्स, हम उनको बोलेंगे पहले तो इस सर्च को अटेंड कीजिए, वहां खड़े रहिए जब तक सर्च नहीं हो जाती। दूसरा, उस सर्च को आपने विटनेस किया है। क्या किया है, विटनेस किया है, मतलब कि यू आर दी विटनेस कि यहाँ पे सर्च हमने बहुत अच्छे तरीके से किया है, कुछ भी किसी को हार्म वगैरह नहीं पहुंचाया गया है, ठीक है। अब जब ऐसी सर्च हुई, सर्च बिफोर विटनेस जब हमने की, तो इन विटनेसेस की कुछ ड्यूटी होगी। पुलिस ऑफिसर टू मेक द लिस्ट ऑफ द थिंग्स। जैसे ही सर्च हमने उन विटनेसेस के सामने की है, हमें लिस्ट बनानी होगी। लिस्ट ऑफ, लिस्ट क्या होता है मैम, लिस्ट ऑफ थिंग्स सर्च्ड, जो हमने वहां पे
चीजों को सर्च किया है, हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब ये लिस्ट क्या होगी स्टूडेंट्स, इस लिस्ट को साइन करेगा, साइन कौन करेगा, विटनेस करेगा, विटनेस को इसको साइन करना पड़ेगा और इस लिस्ट की एक कॉपी देनी पड़ेगी हमको। किसको देंगे कॉपी, हम देंगे ऑक्यूपेंट को, जिसके घर पे जाके मैम सर्च किया उसको हम कॉपी देंगे कि भाई ये चीज आपके यहाँ से सर्च हुई है, साइन कीजिए कि ये सारी चीजें हम यहाँ से उठा के लेके जा रहे हैं। ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस या फिर पर्सन सर्च्ड, पर्सन सर्च्ड, अरे पर्सन सर्च ये पॉइंट पढ़ा अभी हमने जो अलाउ नहीं कर रहा था। मान लीजिए आप, मेरी पुलिस मेरे घर पे आई और प्लेस को सर्च कर रही है और मुझे पता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ मटेरियल है जो मुझे पुलिस के हत्थे नहीं लगना है, तो वो चीज मैंने अपने पॉकेट में छुपा ली, तो वुमेन पुलिस ऑफिसर आके मुझे सर्च कर रही है, उस पर्सन को सर्च कर रही है, मतलब तलाशी ले रही है। तो मेरी तलाशी करते हुए आपने कोई चीज ली है और वो चीज क्या की है, उस चीज का लिस्ट में नाम लिखा है, तो मेरा भी वहां, मुझे भी आप क्या करेंगे, वहां पे एक कॉपी देंगे। और साइन किसका होगा, साइन यहाँ पे विटनेसेस का होने वाला है। इन्होंने बोला है पर्सन अटेंडिंग द विटनेस, अटेंडिंग और विटनेसिंग सर्च शैल नॉट बी कॉल्ड इन कोर्ट एक्सेप्ट ऑन द समन। तो हमारे जो विटनेसेस हैं जिन्होंने उस सर्च को अटेंड किया है या विटनेस किया है, दैट इज टू से अटेंड किया है या विटनेस किया है, नॉट टू बी कॉल्ड इन कोर्ट, हम इनको कोर्ट में नहीं बुला सकते। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है जहां हम उन्हें बुला सकते हैं, दैट इज एक्सेप्ट ऑन समन। इनको समन देके हम बुला सकते हैं, समन देके बुला सकते हैं, मतलब सेक्शन नंबर 60 टू सेक्शन नंबर 69। क्लियर है। आगे बोला है इफ एनी पर्सन रिफ्यूजेस, निग्लेक्ट्स और टू अटेंड और विटनेस द सर्च देन ही कैन बी पनिश्ड एज पर सेक्शन नंबर 187। क्या किया जा सकता है, उस पर्सन को हम पनिशमेंट दे सकते हैं एज पर सेक्शन नंबर 187। आई होप सेक्शन नंबर मैंने क्लियर बताया है, 188 तो नहीं बता दिया वापस। यस, सब सेक्शन 8 क्या कहता है, अगर ये पर्सन मना कर दे, रिफ्यूज कर दे कि नहीं, ना तो मैं उस सर्च को अटेंड करूंगा ना विटनेस करूंगा, तो हम उसके ऊपर सेक्शन नंबर 187 का क्या कर सकते हैं, चार्ज लगा सकते हैं, उसको उसके अंदर गिल्टी ठहरा सकते हैं, दैट इज ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड टू असिस्ट। क्लियर है। सो दिस इज योर सेक्शन नंबर 100। तो अगर हमारे घर पे पुलिस आती है, कोई प्लेस को सर्च करती है क्योंकि उन्हें कोई दस्तावेज या चीज लेके जानी है हमारे घर से, या उनको लग रहा है कि हमारे घर में वो पर्सन एंटर हुआ है जिसको कि वो पुलिस अरेस्ट करना चाहती है, तो हमें सेक्शन नंबर 47 के तहत उनको अलाउ करना पड़ेगा। एंड कोई चीज को लेने आई है तो फिर हमें एज पर सेक्शन नंबर 100 उन्हें अलाउ करना पड़ेगा। क्लियर है। सेक्शन नंबर 101 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 101 ये कहता है कि अगर सर्च वारंट एग्जीक्यूट करते वक्त क्या हुआ है, कोई ऐसी चीज मिली है और वो सर्च वारंट एग्जीक्यूट कहां किया जा रहा था, बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन, जिस ज्यूरिसडिक्शन में, जिस ज्यूरिसडिक्शन के मजिस्ट्रेट है उनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर कोई चीज को हमने क्या किया है, फाउंड हुई है, वो चीज हमें बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन मिली है सर्च करते वक्त, देन उसको इमीडिएटली हम लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे स्टूडेंट्स, इमीडिएटली बिफोर दैट कोर्ट जिन्होंने सर्च वारंट इशू किया था, जिन्होंने सर्च वारंट इशू किया था उनके सामने हम क्या करेंगे, ये चीज को लेके जाएंगे। दिस इज योर सेक्शन नंबर 101। यहां पे खत्म होते हैं हमारे जनरल प्रोविजंस एंड नाउ वी विल स्टडी सम ऑफ द वेरी 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 इजी प्रोविजंस, जिसमें से मिसलेनियस पार्ट में हमें पढ़ना है सेक्शन नंबर 102 टू 105। बराबर 4 सेक्शंस पढ़ेंगे, उसमें से 105 को थोड़ा सा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। 102 क्या कहता है स्टूडेंट्स, 102 ने पुलिस ऑफिसर को पावर दिया है, किस चीज का पावर दिया है, कि वो कुछ चीज को सीज कर सकते हैं। अब कब सीज कर सकते हैं ये अच्छे से हमें पढ़ना है, कब पुलिस ऑफिसर सीज कर सकता है। देखो पुलिस ऑफिसर के पावर्स हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना जरूरी है, एटलीस्ट पता तो हो कि कब पुलिस ऑफिसर हमारे घर से कोई चीज उठा के लेके जा सकते हैं, हमें उठा के लेके जा सकते हैं। पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो सर्च कर सकते हैं जब उन्हें कुछ सस्पिशन लगे, दैट इज इफ इट इज सस्पेक्टेड टू बी अ स्टोलन प्रॉपर्टी, और जहां पर उनको ऐसा सस्पिशन लगता है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, देन पुलिस ऑफिसर टू गिव रिपोर्ट ऑफ द सीजर टू मजिस्ट्रेट। तो पुलिस ऑफिसर कोई चीज को क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं, और वो इस सीजर की रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट ऑफ सीजर टू मजिस्ट्रेट। क्या रिपोर्ट देंगे, दैट इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू द कोर्ट,
पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट को ये बताएंगे कि ये मैटर जो है कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू द कोर्ट, हम कोर्ट के सामने ऐसा मटेरियल नहीं लेके आ सकते, हो सकता है बल्कि है, या फिर नो प्रॉपर अकोमोडेशन, कोई प्रॉपर अकोमोडेशन नहीं है कि हम ऐसे मटेरियल को कहां रखें, एंड रिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि हमारे पास इस चीज की रिटेंशन की जरूरत नहीं है, हमारे पास इस पर्टिकुलर चीज की डिटेंशन या कस्टडी की जरूरत नहीं है, या फिर इफ द प्रॉपर्टी इज ऑफ नेचर, प्रॉपर्टी का नेचर कैसा है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी का नेचर है कि वो प्रॉपर्टी स्पीडी या नेचुरली डीके हो सकती है, या फिर जिसकी वैल्यू बिलो 500 रुपीज है, बिलो 500 रुपीज है, एंड पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन इज अननोन, हमें पता ही नहीं है कि जो पर्सन उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने के लिए अधिकारिता रखता है वो पर्सन है कौन, ये अननोन है। इट कैन बी सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर द ऑक्शन, इन मैटर्स में क्या हो सकता है, इमीडिएटली हम उस चीज को ऑक्शन में सोल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अंडर द ऑर्डर ऑफ द एसपी, अंडर द ऑर्डर ऑफ द एसपी। यहां जरूरी क्या है कि यहां पे कोई ऑर्डर पारित होना चाहिए। एक बार सेक्शन नंबर 102 हम पढ़ेंगे, एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यहां ऑर्डर देंगे, ओके। सेक्शन नंबर 102 अति महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़ेंगे हम, सब सेक्शन 1 पढ़ रही हूं। एनी पुलिस ऑफिसर मे सीज एनी प्रॉपर्टी विच मे बी एलिज्ड और सस्पेक्टेड टू हैव बीन स्टोलन, जो हमें लग रहा है कि भैया स्टोलन है प्रॉपर्टी, और which he may found under circumstances which create a suspicion of the commission of offense, जो उसको दिखे और लगे कि इससे तो कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, कोई बड़ी सी धारदार तलवार कहीं रास्ते पे मिल गई और लग रहा है कि भैया इस पे तो किसी ह्यूमन का खून है, तो उस चीज को क्या कर सकता है, इमीडिएटली सीज कर सकता है। सबसेक्शन 2, सच पुलिस ऑफिसर इफ सबऑर्डिनेट टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल फोर्थविथ रिपोर्ट द सीजर टू दैट ऑफिसर, अगर सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है किससे, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन से, तो वो इमीडिएटली ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को क्या करेगा, रिपोर्ट देगा कि भाई साहब सर मैंने ऐसी चीज को सीज किया है। सबसेक्शन 3, एवरी पुलिस ऑफिसर अंडर एक्टिंग अंडर सबसेक्शन 1 shall forthwith immediately किसको रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट द सीजर टू द मैजिस्ट्रेट हैविंग jurisdiction and where the property seized is, किस मैजिस्ट्रेट को हम उस सीजर के बारे में बताएंगे जिसके पास ऐसा ज्यूरिसडिक्शन है उस मैटर को ट्राई करने का, क्लियर। एंड वेयर द प्रॉपर्टी इज सीज्ड इज सच, प्रॉपर्टी कैसी है, ऐसी है जो कैन नॉट बी कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्टेड टू द कोर्ट, नहीं हम कोर्ट के पास दे सकते, और डिफिकल्ट इन सिक्योरिंग द प्रॉपर अकोमोडेशन ऑफ द कस्टडी, or where continued retention of the property in the police custody not considered necessary for the purpose of investigation, he may give custody to any person on executing a bond undertaking to produce the property before the court as and when required and to give the effect to the further order। तो इन सारी सिचुएशन में क्या कर सकता है, वो किसी भी पर्सन को एक बॉन्ड पर उस चीज की कस्टडी दे सकता है। बॉन्ड क्यों भरवा रहे हैं, ताकि वो इस चीज का प्रॉमिस करे कि हाँ जब जहां मुझे कोर्ट उपस्थित होने को बोलेगा इस पर्टिकुलर मटेरियल के साथ मैं आ जाऊंगा। प्रोवाइजो सुनो, प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर्टी सीज अंडर सबसेक्शन 1, अगर जो हमने प्रॉपर्टी इन ग्राउंड्स पे जो प्रॉपर्टी हमने सीज की है वो कैसी है, इज सब्जेक्टेड टू स्पीडी एंड नेचुरल डीके, एंड इफ द पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज अननोन, हमें पता ही नहीं है कि वो पर्सन इस प्रॉपर्टी को, नेचुरल और स्पीडी डेके वाली प्रॉपर्टी को कौन पर्सन पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड है। मैं कहीं सब्जी लेने गई थी, टमाटर वगैरह कहीं गिर गए, मान लीजिए अब स्पीडी डीके, तो पुलिस क्या करेगी, इमीडिएटली उसको क्या कर सकती है, सेल आउट कर सकती है। और एब्सेंट एंड द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेस देन 500, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कैसी है, लेस देन 500 है। अब मान लीजिए 50 रुपए किलो टमाटर थे, 2.5-3 किलो टमाटर थे, वो गिर गए, देन क्या हो सकता है, इट मे forthwith बी सोल्ड बाय ऑक्शन अंडर द ऑर्डर ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 457 एंड 458 शैल अप्लाई टू द नेट प्रोसीड्स ऑफ सच सेल। क्लियर है, मतलब कि यहाँ पे जो पर्सन बाद में पता चलता है कि सर ये तो मेरी प्रॉपर्टी थी, उसको हम प्रोसीड्स दे देंगे उस सेल के। क्लियर है ये चीज। सो दिस इज योर सेक्शन नंबर 102, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर को कहीं पर भी कोई चीज मिली सीज कर सकता है, बिना ऑर्डर के पुलिस ऑफिसर सीज कर सकता है, प्रोवाइडेड उनको मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। 103 देखो क्या बोलता है, 103 ये बोल रहा है दैट मैजिस्ट्रेट ये डायरेक्ट कर सकता है कि कोई पर्टिकुलर जो सर्च है वो मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में कंडक्ट हो। दिस इज एज सिंपल एज
as simple as the title of the section. Simple सा उन्होंने अंदर भी material लिखा है, any magistrate may direct a search to be made in his presence of any place for the search of which he is competent to issue search warrant. जिस सर्च के लिए वो सर्च वारंट जारी कर सकते हैं, उस चीज की सर्च के लिए मैजिस्ट्रेट बोल सकते हैं कि ये सर्च साहब मेरे सामने कंडक्ट की जाए. ओके, 104 में क्या बोला है कि कोर्ट के पास पावर है कि जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी चीज उनके सामने प्रोड्यूस की गई है वो उसको इंपाउंड कर सकते हैं. इंपाउंड मतलब अपने पास रख सकते हैं. ठीक है, क्लियर है. एंड सेक्शन नंबर 105 क्या कहता है? रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्रोसेसेस. प्रोसेसेस का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? वर्ड प्रोसेसेस का मतलब क्या? अरे प्रोसेस मतलब सेक्शन नंबर 5 एंड सॉरी चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6. प्रोसेसेस मींस हमारा समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी. इससे रिलेटेड कुछ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स हैं. क्या है? कुछ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स है. कहने का मतलब ये है 105 ये कह रहा है कि अगर हमारे किसी मैजिस्ट्रेट को जिसके ज्यूरिसडिक्शन पे सीआरपीसी अप्लाई होता है उसको ऐसे प्रोसेसेस इशू करने हैं, सर्च वारंट, समन ऐसी जगह के लिए इशू करने हैं जहां पर सीआरपीसी अप्लाई नहीं होता है, तो हम ये प्रोसेसेस किसके नाम पे अप्लाई, किसके नाम पे इशू करने वाले हैं. दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 105. 105 का सब सेक्शन 1 ये कहता है अ कोर्ट इन where a court in the territory to which the court extends. मतलब ऐसा कोर्ट है जहां पर सीआरपीसी अप्लाई करती है. क्या करती है? सीआरपीसी अप्लाई करती है. डिजायर्स दैट, क्या चीज की डिजायर है इनको, क्या सोच रहे हैं ये? इनको लग रहा है सब क्लॉज 1 कि हमें समन इशू करना है. सब क्लॉज ए, सब नॉट सब क्लॉज, इट इज क्लॉज ए, क्लॉज बी कि हमें कोई वारंट इशू करना है. नेक्स्ट क्लॉज बोल रहा है कि हमें समन टू एनी पर्सन रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड एंड प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, कि हमें किसी पर्सन को समन इशू करना है ताकि वो डॉक्यूमेंट या थिंग को प्रोड्यूस कर सके. यहां समन किसको इशू कर रहे थे? टू अक्यूज्ड पर्सन. किसको इशू कर रहे थे स्टूडेंट्स? हम यहां समन इशू कर रहे थे एक अक्यूज्ड पर्सन को. बराबर. वारंट इशू कर रहे थे फॉर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन. डी क्लॉज ये बोलता है अ सर्च वारंट या फिर सर्च वारंट इशू करना चाहता है. कहां? इशूड बाय इट शैल बी सर्व्ड और एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस. ये किसी भी प्लेस पे, किसी भी प्लेस पे क्या किया जा सकता है स्टूडेंट्स? इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है. ओके, लेकिन 2 पॉइंट्स हैं यहां पे. फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है और सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट ये कहता है स्टूडेंट्स दैट within the local jurisdiction of the court in any state or area in India outside the said territory, that is कहां एग्जीक्यूट किया जा सकता है? local jurisdiction of the court of the state of any state और एरिया इन इंडिया, या तो स्टेट के या फिर इंडिया के किसी भी एरिया में हम क्या कर सकते हैं? उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. या फिर आउटसाइड द सेट टेरिटरी. आउटसाइड सेट टेरिटरी मतलब आउटसाइड द इंडिया. It may send such summon or warrant in duplicate by post or otherwise to the presiding officer of that court to be served or executed. तो हम उस कोर्ट के नाम पर क्या करने वाले हैं? ऐसा वारंट या फिर हम समन जो है उनको सर्व कर सकते हैं. And where the summon referred under clause A and clause C been so served, the provision of section number 68 shall apply in relation to such summon as if presiding officer of the court to whom it was sent were the magistrate in the said territory. तो सेक्शन नंबर 68 वहां पर अप्लाई हो जाएगा. अब देखो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया. तो अब ये सेट टेरिटरी यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके इंडिया नहीं हुआ. सेट टेरिटरी मतलब जो मैजिस्ट्रेट यहाँ पे ऐसा प्रोसेस इशू कर रहा है उसके टेरिटरी से बाहर है. ठीक है, आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट हो रहा है. तो अब यहां क्या देखेंगे हम? आउटसाइड इंडिया हो रहा है. तो आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो पॉइंट नंबर 2 अप्लाई करेंगे जहां ये बोल रहा है इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड. मतलब यहां पे क्या हो रखे हैं? कुछ अरेंजमेंट्स कर रखे हैं. अरेंजमेंट्स किसने किए हैं? अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री. सच कंट्री मतलब बाहर की कंट्री, दैट इज फॉरेन कंट्री के साथ कुछ अरेंजमेंट्स कर रखे हैं ऑफ सच कंट्री और प्लेस ऑफ सर्विस और एग्जीक्यूशन ऑफ द समन और वारंट इन रिलेशन टू द क्रिमिनल मैटर्स. इट मे सेंड, तो ये समन हम कहां भेजेंगे? इट मे सेंड समन
और वारंट इन डुप्लीकेट, ये भी क्या भेजेंगे हम, डुप्लीकेट में भेजेंगे, इन सच फॉर्म डायरेक्टेड टू सच कोर्ट जज और मैजिस्ट्रेट, ऐसे कोर्ट जज या मैजिस्ट्रेट को हम भेजेंगे एंड सेंड टू सच अथॉरिटी फॉर ट्रांसमिशन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन अप्लाई, या फिर हम क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ ऐसी अथॉरिटी को ट्रांसफर करेंगे ऐसा सर्च या वारंट जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको नोटिफाई करके बताया है कि भाई इस पर्टिकुलर कंट्री में अगर आपको नोटिफिकेशन सर्च समन या वारंट भेजना है तो आप फलाने फलाने कोर्ट जुडिशियल कोर्ट जज या मैजिस्ट्रेट या एंड अथॉरिटी को आप क्या करने वाले हैं, ऐसा पर्टिकुलर सर्च या वारंट भेजेंगे, तो हमें उसी को भेजना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले से अरेंजमेंट्स बना रखे हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ। क्लियर है? ओके, तो ये तो हो गया कि अगर हमें सेंड करना है तो क्या करना है, अगर हमें सेंड करना है मतलब बाहर भेजना है, तो यहां से अगर बाहर गया तो अनदर पॉइंट दैट कम्स ओवर हियर इज कि अगर where a court in the said territory has received for service or execution, मतलब जिन ऊपर हमने टेरिटरीज की बात की है, सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, सबसेक्शन 2 बोलता है कि जिन टेरिटरीज की और जिन प्लेसेस की हमने ऊपर बात की है, अगर इन्होंने रिसीव किया है, अगर इन्होंने रिसीव किया है क्या, समन, या फिर इसके एग्जीक्यूशन के लिए इनके पास क्या आया है, ऐसा कुछ ऑर्डर आया है, देन व्हाट, क्या आ सकता है, समन आ सकता है, बाहर की टेरिटरी से भी तो हमें समन आ सकता है। सेकंड पॉइंट है वारंट, सेम वही पॉइंट जो हम पढ़ के आए हैं, समन किसके लिए है, किसी अक्यूज पर्सन के लिए, वारंट किसके लिए है, किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर सी क्या बोला, हम समन इशू कर रहे हैं किसी पर्सन को कि कोई थिंग या फिर कोई चीज को प्रोड्यूस कर दीजिए कोर्ट में, एंड डी क्या इशू किया है, सर्च वारंट अगर वहां से आया है तो इट विल एंड इशूड बाय कोर्ट इन एनी स्टेट और एरिया इन इंडिया आउटसाइड द सेट ज्यूरिसडिक्शन। तो देखो यहां पर भी दो चीज है, पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, मतलब एक मैजिस्ट्रेट को भेजा है किसने, कोई भी दूसरा कोर्ट है किसी भी स्टेट में या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट में, या फिर उस मैजिस्ट्रेट के ज्यूरिसडिक्शन के बाहर से उस मैजिस्ट्रेट के पास ऐसा कुछ समन आया, वारंट आया या फिर सर्च वारंट आया है। और दूसरी सिचुएशन क्या है, कोर्ट जज और मैजिस्ट्रेट इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मतलब आउटसाइड इंडिया, दैट इज अगर कोई कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से हमें ऐसा कुछ समन वगैरह आया है, देन तो इसको कैसे हम इशू करने, तो इसको हम कैसे सर्व करेंगे, इट शैल कॉज द सेम टू बी सर्व्ड और एग्जीक्यूटेड एज इफ इट वर अ समन और अ वारंट रिसीव्ड बाय इट from another court in the said territory for the service or execution within its local jurisdiction। हमें इस समन को या सर्च वारंट को इस तरीके से ही एग्जीक्यूट करना है जैसे हमारी ही ज्यूरिसडिक्शन में से हमें ऐसा कोई समन या वारंट रिसीव हुआ है। एज इफ द समन और वारंट रिसीव्ड बाय इट, जो हमने रिसीव किया है हमारे ज्यूरिसडिक्शन में आया है, रिसीव्ड बाय इट फ्रॉम अनदर कोर्ट इन द सेट टेरिटरी, कि हमारे ही टेरिटरी में से किसी कोर्ट ने हमको ऐसा समन या ऐसा वारंट भेजा है, ऐसा ही मान के हमें उसको एग्जीक्यूट करना है। क्लियर है? ओके। एंड पॉइंट नंबर 1 आगे क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 1 ये बोलता है अ वारंट ऑफ अरेस्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड एंड वेयर द वारंट ऑफ अरेस्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, मतलब पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया है, देन अरेस्टेड पर्सन शैल बी डेल्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर गिवन अंडर सेक्शन नंबर 80 या 81। 80 और 81 के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उस पर्सन को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। और 81 में हमने क्या पढ़ा था कि बेल देने का पावर किसके पास है, प्रोवाइडेड हमें देखना पड़ेगा ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है वेयर द सर्च वारंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जहां पे सर्च वारंट को हमने एग्जीक्यूट कर लिया, मतलब कोई प्लेस को हमने सर्च कर लिया है, द थिंग फाउंड, जो भी हमें थिंग मिली है, जो भी चीज मिली है, बी डेल्ट अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर गिवन अंडर सेक्शन 101। 101 में जिस तरीके से हमारे पुलिस ऑफिसर एक चीज को सीज कर रहे हैं, वही प्रोसीजर यहां पर भी अप्लाई हो जाएगी, वही चीज क्या हो जाएगी, यहां पर अप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? Okay, provided that in a case where a summon or search warrant received from a contracting state has been executed, यहाँ execute हो चुका है, the thing or a document produced or thing found in the search shall be forwarded to that court issuing the summon or search warrant through such authority as the central government may by नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। अगर हमारे इंडिया में, क्योंकि हमें बाहर से कोई समन या सर्च वारंट रिसीव हुआ है या कोई वारंट रिसीव हुआ है जिसको कि अगर हमने इंडिया में एग्जीक्यूट कर दिया है, तो वो जो चीज हमें मिली है, तो
वो जो हमें चीज मिली है वो हम उस कोर्ट को पहुंचाने के लिए ऐसी अथॉरिटी के पास वो चीज हैंड ओवर कर देंगे जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमको नोटिफाई करे। क्लियर है? सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। थोड़ा सेशन टेक्निकल था, स्पेसिफिकली 105 थोड़ा टेक्निकल था, लेकिन इजी है समझने के लिए क्योंकि उसमें चीजें बहुत सारी दे रखी है। बस आपको ये समझना है कि इस 105 में दो चीजें हैं। एक है कि एक मैजिस्ट्रेट अपनी अपने ज्यूरिसडिक्शन में बैठा है और उसको दूसरे किसी ज्यूरिसडिक्शन से या दूसरे स्टेट से कोई मैजिस्ट्रेट क्या करता है, कोई मैजिस्ट्रेट उसको समन, सर्च वारंट या फिर वारंट इशू करता है उसके मैजिस्ट्रेट उसके ज्यूरिसडिक्शन में एग्जीक्यूट करने को। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है कि भाई आउटसाइड इंडिया से कोई कोर्ट, जज या मैजिस्ट्रेट दूसरी कंट्री का इंडिया के किसी पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन के मैजिस्ट्रेट को बोले कि आप अपने एरिया में इस पर्टिकुलर समन को, सर्च वारंट को या वारंट को एग्जीक्यूट कीजिए। और जब ऐसा एग्जीक्यूशन हो रहा है तो हम अरेस्ट के मामले में क्या करेंगे, सेक्शन 80 और 81 अप्लाई कर देंगे, और कोई चीज मिली है तो उस केस में हम सेक्शन 101 अप्लाई कर देंगे। और फॉरेन कंट्री का, दैट इज बाहर से देश का, हमने अगर यहाँ पे सर्च वारंट को एग्जीक्यूट किया है और कोई चीज मिली है हमें, तो हम ऐसी अथॉरिटी को दे देंगे जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमको नोटिफाई करे। ठीक है? तो इस सेगमेंट को आपको कुछ इस तरीके से पढ़ना है। आई होप कि आपने ये सेगमेंट को अच्छे से समझा है। वापस से एक बार सेशन खत्म होने के बाद जरूर रिवाइज कीजिएगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेगमेंट। आई होप you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.